अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस करेंगे हम क्वेश्चंस, बट पहले एक थ्योरेटिकल पार्ट और थोड़ा कंप्लीट करते हैं। तो आज मैं चालू कर रहा हूँ कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिट फंक्शन? मान लो एक फंक्शन है f a टू b, और एक फंक्शन है g b टू c। देन एक कंपोजिट फंक्शन जो g ऑफ f ऑफ x हो जाए, g ऑफ f ऑफ x हो जाए। वो जो फंक्शन होगा वो किस तरीके से काम करेगा, एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। f ऑफ x इक्वल टू log x, g ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x। या इसको उल्टा कर देते हैं, थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा समझने में। f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x एंड g ऑफ x इज इक्वल टू log x। देन g ऑफ f ऑफ x इज अ कंपोजिट फंक्शन। अब g ऑफ f ऑफ x का मतलब क्या होगा? तो सबसे पहले मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट, x की जगह आपके पास क्या आ गया दोस्तों? fx आ गया। तो अब x की जगह fx आ गया, तो इस x की जगह आप क्या पुट करोगे? fx पुट करोगे। जैसे कि मान लो अगर आपको g2 निकालना होता, तो g2 के लिए आप क्या करते? x की जगह 2 पुट करते। g3 निकालना रहता तो x की जगह 3 पुट करते। g4 निकालना था तो x की जगह 4 पुट करोगे। g ऑफ f ऑफ x निकालना है तो x की जगह आप पूरा fx पुट करोगे। तो ये क्या हो जाएगा? फंक्शन log ऑफ f ऑफ x। ठीक है। अब log ऑफ f ऑफ x, और log fx कितना है? sin x। fx कितना है? sin x। तो ये फंक्शन आ गया कंपोजिट फंक्शन, जो मैं लास्ट क्लास में भी आपको बोल रहा था। कंपोजिट मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन। ठीक है, फंक्शन के अंदर फंक्शन। एंड इट इज नॉट नेसेसरी लाइक दिस, कुछ इस तरीके से भी हो सकता है कि fx एक फंक्शन है 2x प्लस 1, और एक gx एक फंक्शन है 3x स्क्वायर। तो मैं f ऑफ g ऑफ x भी निकाल सकता हूं और g ऑफ f ऑफ x भी निकाल सकता हूं। तो f ऑफ g ऑफ x क्या होगा? ये g आ गया है इस x के लिए, तो ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ g ऑफ x प्लस 1, और gx खुद अपने आप में क्या है? 3x स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 1। तो फाइनली आपके पास ये आ जाएगा 6x स्क्वायर। नहीं, मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? बिल्कुल सही लिखा, 6x स्क्वायर प्लस 1। ये आ जाएगा आपके पास f ऑफ g ऑफ x। तो g ऑफ f ऑफ x अगर आपको निकालना, तो g ऑफ f ऑफ x कितना आ जाएगा? g, ये fx किसकी जगह? इस x की जगह। इस x की जगह आपको fx का, तो 3 ऑफ fx का स्क्वायर, और fx खुद कितना है? 2x प्लस 1। ये आ जाएगा। तो डेफिनेटली यहां से आपको समझ में तो आ ही रहा होगा कि f ऑफ g ऑफ x एंड g ऑफ f ऑफ x बराबर नहीं आएंगे। दे आर नॉट इक्वल, दे आर टोटली डिफरेंट फंक्शंस ऑल्सो। ठीक है। तो ये फंडा होता है कंपोजिट फंक्शन का, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। रही बात डोमेन और रेंज की, तो यहाँ पे ये ऑल द रियल वैल्यूज टू -1 टू +1, और ये पॉजिटिव रियल वैल्यूज टू ऑल द रियल वैल्यूज। इसकी जो डोमेन और रेंज रहेगी उसमें भैया चेंजेस आएंगे। ठीक है। इसकी डोमेन और रेंज जनरली हम यहाँ पे तो ऐसा लिख देते हैं कि भाई ये जो फंक्शन आएगा आपके पास, ये फंक्शन क्या आएगा? ये फंक्शन आएगा, सबसे पहले देखना, इसको समझना कि एक्स इनपुट डालोगे मतलब ये सारे इनपुट डालोगे तो बी आउटपुट मिलेगा। बी आउटपुट मिलेगा मतलब इसके आउटपुट भी मिलेंगे, फिर ये बी मिलेंगे, फिर जी के लिए बी इनपुट आएगा तो सी आउटपुट मिलेगा। तो ओवरऑल इसका आउटपुट कितना आ जाएगा? सी आउटपुट आ जाएगा। तो ये फंक्शन क्या होगा? ये फंक्शन होगा फ्रॉम ए टू सी। दिस फंक्शन इज फ्रॉम ए टू सी। पहले ये इनपुट गए तो ये आउटपुट आ गया, इनपुट गए तो ये आउटपुट आ गए। तो पहले एक्स इनपुट गया तो एफ ने आउटपुट दिया, फिर जो अब आउटपुट आए एफ के, वो सब जी के लिए इनपुट का काम कर रहे हैं, एंड देन यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट। तो फंक्शन ए टू सी आता है, बट डेफिनेटली ये ए टू सी आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं, बट जरूरी नहीं है कि ए और सी की सारी वैल्यूज आ जाए। जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फंक्शन एफ है, इनपुट यहां से ऑल द रियल वैल्यूज टू ऑल द रियल वैल्यूज आ जाएगा अगर इस फंडे पे काम करेंगे हम।
राइट, दिस रियल टू दिस है, बट यहाँ पे दिक्कत क्या है, ये दोनों मिसमैच। ठीक है, तो इसकी डोमेन और रेंज जो रहेगी वो टोटली डिफरेंट आएगी, वो अपनी जगह लॉजिक रहेंगे जो आप ऑलरेडी निकाल ही सकते हो। राइट, अगर आप इसकी डोमेन की बात करोगे नॉर्मल, तो आप बोलोगे यार साइन एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही होना चाहिए। राइट, तो इसकी डोमेन और रेंज तो हम निकालना ऑलरेडी सीख ही गए कि साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो, साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो मतलब एक्स बिलोंग्स टू 2n पाए, तो 2n पाए प्लस पाए ये आएगी। और इसकी रेंज देखोगे तो ये जो साइन एक्स है, ये जो साइन एक्स है हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में आना है, और 0 से लेके 1 के बीच में इसकी जो रेंज आनी है वो माइनस इंफिनिटी टू 0 आने, 0 इंक्लूड हो जाए। इस फंक्शन की रेंज और डोमेन डेफिनेटली आपकी जो रेंज होगी वो इसी का पार्ट होगी, और डोमेन होगी वो इसका पार्ट होगी, डेफिनेटली इसके बाहर कहीं नहीं जा सकती। इसमें इसी की डोमेन होगी, इसी की रेंज होगी, मतलब इसी की डोमेन होगी यहाँ पे, और इसी की रेंज होगी, इसका पार्ट होगा, इसका सबसेट होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से एक बेसिक आइडिया है कंपोजिट फंक्शंस का। ठीक है, नोट करो, फिर आगे और डिटेल में बात करते हैं इसकी। तो कुछ इस तरीके से भी बना हुआ मिलेगा आपको कि ये सेट ए आ गया, ये सेट बी आ गया, ये सेट सी आ गया, ये ए सेट, ये बी सेट और ये सी सेट। यहां से लेके यहां तक का जो फंक्शन बन रहा है दैट इज फंक्शन एफ। यहां से लेके यहां तक का जो बन रहा है जी, और यहां से लेके यहां तक का जो बन रहा है उसको हम बोलेंगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एंड समटाइम वी कैन कॉल इट एज जी ओ एफ ऑफ एक्स, या ओनली जी ओ एफ। इन तीनों फॉर्म से इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग उसमें रहेगी। चल बढ़ जाऊं आगे। मान लो कोई फंक्शन है जो ए टू बी है, एक फंक्शन है जो बी टू सी है, और एक फंक्शन है जो सी टू डी। ठीक है, इसको एफ मान लो, इसको जी मान लो, इसको एम मान लो। तो एम ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ, ये भी कंपोजिट फंक्शन के अंदर कंपोजिट फंक्शन, जिसको हम रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आप पहले इन दोनों को सॉल्व कर रहे हो, या फिर पहले आप इन दोनों को सॉल्व कर रहे हो। सॉल्व करने का मतलब है आप जो पुट कर रहे हो, पुट कर रहे हो का मतलब मैं बताता हूँ। क्या इन दोनों में डिफरेंस आएगा, मान लो, ठीक है, या आप ये निकालने की कोशिश कर रहे हो, इसको निकालते हैं एम ऑफ, पहले जी के अंदर एफ एक्स निकाल लो, ये भी यही आने वाला है, मतलब जी के अंदर एफ एक्स निकाल लो, तो जी ऑफ एफ एक्स निकाल लो सबसे पहले।
जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाल लो तो कितना आ जाएगा। उसके बाद में आप ये जी एक्स एम के अंदर इनपुट डाल दो, या फिर पहले आप एम ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल लो फिर निकाल लो। तो मैं यहाँ फंक्शन लिख ही देता हूँ। मान लो ये साइन एक्स ले लेता हूँ, ये कॉस एक्स ले लेता हूँ, और ये टेन एक्स ले लेता हूँ। ठीक है, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, फंक्शन जी क्या है, कॉस है, तो कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब कॉस ऑफ साइन एक्स। एंड फिर एम ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स निकालो तो कितना आ जाएगा आपके पास, टेन ऑफ कॉस ऑफ साइन ऑफ एक्स। ये निकल गया आपका फाइनल रिजल्ट ये है। अगर आप इसको इस तरीके से निकालो कि पहले एम ऑफ जी एक्स निकाल लो, एम ऑफ जी एक्स कितना आ जाएगा, टेन ऑफ जी एक्स आ जाएगा, टेन ऑफ जी एक्स आ जाएगा मतलब टेन ऑफ कॉस ऑफ एक्स आ जाएगा। एंड उसके बाद में एफ ऑफ एक्स निकाल, तो ये एम ऑफ, तो अब टेन ऑफ कॉस ऑफ एक्स की जगह साइन एक्स। तो ओवरऑल रिजल्ट यहाँ पे सेम आएगा। मतलब बोलने का ये मतलब है मेरा यहाँ पे फाइनली कि ये जो होगा एम, पहले आप ये निकालो या ये निकालो, ये दोनों सेम आएंगे, ये दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। मतलब ये कम्यूटेटिव इन नेचर हो। आप पहले किसी को किसी के अंदर भी निकालो, ये जैसे मैंने यहाँ पे पहले जी को एफ के अंदर निकाला, यहाँ पे एम को जी के अंदर निकाला, फिर रिप्लेस किया, तो पहले कौन सा ऑपरेशन कर रहे हो इट डजेंट मैटर। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के द कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन इज एसोसिएटिव इन नेचर। ये आपने शायद ये प्रॉपर्टीज इतनी नहीं पढ़ी होगी, बस एसोसिएटिव इन नेचर, कम्यूटेटिव इन नेचर मैं आपको बताता हूँ। एक टर्मिनोलॉजीज हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि एडिशन होता है, ए प्लस बी को आप बी प्लस ए लिखते हो, आगे पीछे एक्सचेंज कर देते हो, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव। तो एडिशन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, दिस आर कम्यूटेटिव इन नेचर। सिमिलरली अगर ए प्लस बी प्लस सी आप कर रहे हो, तो आपको यहां ब्रैकेट लिखा हुआ है या आप यहां ब्रैकेट डाल दो, फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट विल सेम आएगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द एसोसिएट। ये वर्ड आप यूज करोगे, आगे भी हम यूज करेंगे। अगर मैं कम्यूटेटिव इन नेचर बोल रहा हूँ, तो इफ यू एक्सचेंज ए एंड बी इट विल नॉट गोइंग टू चेंज द रिजल्ट। इफ यू आर, अगर मैं एसोसिएटिविटी बोल रहा हूँ, इसका मतलब आप पहले कौन सा ऑपरेशन कर रहे हो एग्जैक्ट वो चलेगा, उसको चेंज भी कर दोगे। तो ये प्रॉपर्टीज है एसोसिएटिविटी एंड कम्यूटेटिव। तो दिस इज नॉट कम्यूटेटिव इन नेचर, डेफिनेटली यहाँ पे कम्यूटेटिव नहीं था जब भी मैंने आपको ये लिखा था कि एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एक्स। दिस इज नॉट कम्यूटेटिव इन नेचर बट दिस इज एसोसिएटिव इन नेचर। ठीक है, प्रॉपर्टीज के बारे में और बात करेंगे हम, इनके इवन ऑड फंक्शन के बारे में भी बात करेंगे कि अगर ये इवन ऑड के कॉम्बिनेशन है तो रिजल्ट क्या आएगा, पीरियोडिक फंक्शन है तो रिजल्ट क्या आएगा। और हम बाइजेक्टिव फंक्शन है, वन वन है, ऑन टू है, इन टू है, इस टाइप में भी बात करेंगे। बट पहले एक एग्जाम्पल, जो बेसिक एग्जाम्पल है उसको मैं करवा देता हूँ। जैसे कि मान लो कभी कभी आपको कुछ इस टाइप से मिलेगा कि एक फंक्शन दे दिया mx, वन प्लस रूट एक्स, nx एक फंक्शन दे दिया, n ऑफ m ऑफ x फंक्शन दे दिया, 3 प्लस 2 रूट एक्स प्लस एक्स, देन फाइंड फंक्शन nx। अभी मैंने जो पहले आपको यहाँ पे कराया था, ये मैंने एफ एक्स और जी ये निकाला, मतलब कंपोजिट फंक्शन निकाला। नो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव गिवन यू द कंपोजिट फंक्शन एंड यू टू फाइंड आउट द ओरिजिनल। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से नेचर काम करेगा, इसका ओपोजिट नेचर काम करेगा। एन ऑफ एक्स निकालना है हमको, एक सेकेंड,
तो ये जो है n ऑफ m ऑफ x, अब mx खुद कितना है, 1+√x, mx 1+√x। तो इस पूरे को 1+√x के फॉर्मेट में लाने की कोशिश करोगे, किसमें, इसके फॉर्मेट में लाने की कोशिश करोगे। कैसे करेंगे, तो यहां मैं लिख देता हूँ 3 को तो ब्रेक कर देता हूँ, 3 को लिख देता हूँ 2+1। क्यों लिखूंगा अभी समझ में आएगा, +2√x + x। ये इसीलिए लिखा गया क्योंकि 2 तो एज इट इज, इसको थोड़ा सा इंटरचेंज करता हूँ, √x का स्क्वायर लिख देता हूँ, किसको, इसको, 2 × 1 × √x लिख देता हूँ, और +1 का स्क्वायर लिख देता हूँ, किसको, इसको। तो यू विल नोटिस इट कि आई कैन राइट इट लाइक √x + 1 का स्क्वायर। अरे एक्चुअली मुझे √x + 1 के फॉर्मेट में ही लाना था ना, क्योंकि mx √x + 1। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2 + m ऑफ x का स्क्वायर, ये क्या हो गया, n ऑफ m ऑफ x। तो यहां से अगर मुझे n ऑफ y लिखना है या n ऑफ x लिखना है, सिर्फ वेरिएबल का ये में कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 2 + y का स्क्वायर या फिर ये 2 + x स्क्वायर। तो फाइनली अपना आंसर, अगर कोई nx पूछ रहा है तो वेरिएबल x यूज कर रहा है, तो हमको x यूज करना है, ये वाला 2 + x स्क्वायर। तो फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए भी आते हैं, आपको शीट भेजूंगा, उसमें क्वेश्चंस मिलेंगे इस टाइप के वो। तो ये कंपोजिट फंक्शन से फंक्शन निकाल, डोमेन रेंज की अपने लेवल पे लड़ाई है, बहुत अच्छी लड़ाई है, उसके बारे में भी अभी मैं बात करूँ। तो एक इस पैटर्न के क्वेश्चन आपको कंपोजिट फंक्शंस में मिलेंगे। कॉम्प्लेक्सिटी इसमें कितनी भी आ सकती है और अच्छी खासी भी आती है, ठीक है, क्योंकि इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, चमकना इज अ रिलेटिवली चैलेंजिंग जॉब, कि आपको ये एक वेरिएबल लाना पड़ेगा, हर एक जगह यही दिखना चाहिए, एक्स नहीं दिखना चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए, एक्स में यही एक्सप्रेशन होना चाहिए, √x + 1, उसका स्क्वायर हो, उसका क्यूब हो, या अकेला पड़ा हुआ लॉग के अंदर हो, साइन के अंदर, कुछ भी हो, बट यही होना चाहिए अगर कंपोजिट फंक्शन पे काम। बढ़ जाऊं बेटा आगे। अब मान लो एक फंक्शन है f(x), 1/(1 - x)। अब आपको मैंने बोला यार मेरे को f(x) निकाल के दे दो, विच इज डेफिनेटली f(f). तो निकाल के दे सकते हो क्या आप इजीली में? आप बोलोगे सर इजी है निकालना, कोई बड़ी बात नहीं। अगर अपन निकालने बैठेंगे तो कितना आएगा, तो आप सिंपल यही करो, f(x) के लिए 1/(1 - f(x) लिख दो, यही आएगा ना। इस x यहाँ था, इस x की जगह f(x) पुट किया, तो इसकी जगह f(x) पुट कर दो। f(x) खुद कितना है, f(x) की जगह जो f(x) की वैल्यू है, जो एक्सप्रेशन है, वही पुट कर दी, सॉल्व कर दोगे आप। 1 - x ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 - x -1 आ जाएगा, जो कि 1 - x/(-x) आ जाएगा, जो कि आपके पास x-1/(x) आ जाएगा। तो मैं ये बोल दूंगा क्या, f(x) इज x-1/(x), अगर आपको f(x) निकालना दिया तो ठीक है, एक्सप्रेशन यही है, एक्सप्रेशन यही है, बट x की क्या वैल्यू आप नहीं ले सकते, f की आप x की क्या वैल्यू नहीं ले सकते, मतलब डोमेन क्या है f(x) की, वो भी आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। तो जरा आप लोग सबसे पहले मेरे को बताओ, मैं कौन सी वैल्यू पुट नहीं कर सकता, मैं इसके अंदर ये जो मेरा आंसर आया पड़ा हुआ है, मैं इसके अंदर x की कौन सी वैल्यू नहीं पुट कर सकता, x = 0 देख के पता चल रही, तो सिर्फ क्या 0 ही नहीं पुट कर सकता, क्या इसके अलावा सारी वैल्यू पुट कर सकता हूं, 0 चलेगा मेरा काम, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं फाइनली, मतलब मेरा आंसर जो है, मैं f(f) इज इक्वल टू x-1/(x), x इज नॉट इक्वल टू 0, ये लिख दूं, यही आंसर होगा मेरा।
क्या यही आंसर होगा? नहीं, इसमें एक और प्रॉब्लम। अरे भाई x इक्वल टू 1 भी तो पुट नहीं कर सकते, क्योंकि भाई साहब मेरे ये डिफाइन नहीं होगा, इसको भी तो डिफाइन करवाना पड़ेगा, और ये डिफाइन तो x इज नॉट इक्वल टू 1, तो डेफिनेटली x नॉट इक्वल टू 1 भी होना ही चाहिए, राइट? बट अब इसको जज कैसे करेंगे? अब हम जज कैसे करेंगे इसको? करने का तरीका मतलब इसे देख के हमेशा करते रहेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़ा सा गलत भी कर सकते हैं, तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अगर मैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की बात करूं, या फिर मैं इस पन्ने पे वापस आऊंगा, इस पेज पे वापस आऊंगा, पहले यहां पे आते हैं। मान लो मैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की बात करूं और इसकी डोमेन की बातें कर रहा हूं, इसकी डोमेन की बातें, तो यार डोमेन की बातें कर रहा हूं तो सबसे पहली चीज तो मेरे पास ये आनी चाहिए यार, मैं एक्स की वही वैल्यू पुट कर सकता हूं जो मेरे पास एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ जी एक्स हो। भाई जी एक्स को तो डिफाइन करना जरूरी हो जाएगा, तो एक्स की वही वैल्यू पुट करो जिसके लिए जी एक्स डिफाइन हो, जैसे कि यहाँ पे 1 को मत पुट करो, यहाँ पे 1 मत पुट करो, क्यों? क्योंकि एफ ऑफ एक्स ही फंक्शन डिफाइन नहीं, ठीक है? तो एक्स की वो वैल्यू ही पुट करनी है आपको जो डोमेन ऑफ जी एक्स, साथ में एंड आपको एक और कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, एंड आपको ये कंडीशन पता करनी है कि एक्स की वो वैल्यू भी आपको पुट नहीं करनी है, डोंट पुट दोस वैल्यूज ऑफ एक्स जिसके लिए g of x is not in domain of fx, क्योंकि ये जो gx है भाई, ये जो gx है, ये gx पूरा f के लिए इनपुट का काम कर रहा है, तो ये f के लिए इनपुट का काम कर रहा है, तो f का इनपुट जो पॉसिबल है वही तो पुट करना है, तो हमको x की वही वैल्यू पुट करना है सच दैट gx इज इन डोमेन ऑफ x, या फिर इसको दूसरे तरीके से लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसको मैं नीचे कर देता हूं, आप x बिलोंग्स टू, एक सेकेंड, हाँ, गिव मी 2 मिनट्स, मेरे को चार्ज लगाना पड़ेगा यार। एक्स की आपको वही वैल्यू लेनी है सच दैट g ऑफ x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ fx, ये तो ओवरऑल आपको ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी, एक्स की वही वैल्यू लो भाई साहब जो जी को डिफाइन करे, और एक्स की वही वैल्यू लो सच दैट, एक्स की वही वैल्यू लो सच दैट जिसके लिए जी एक्स खुद डोमेन ऑफ एफ एक्स आए, ये कंडीशन है, इसको आप भले ही तब कर दो, लिखा वही है, लिखने का तरीका अलग था बस। तो ये अब इसको उधर कैसे अप्लाई करेंगे वो बात करते हैं, मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल दूंगा, बट यहाँ पे वापस आता हूँ, मेरे को क्या लिखना है करता हूँ स्टार्टिंग में ना, एक्सप्रेशन तो आप निकाल ही लोगे पुट करके, डोमेन एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, x belongs to such that those values of f of x such that fx belongs to domain of f of x, यहाँ पे दोनों केस में f of x, तो ये क्या बोलेगा आपको, ये क्या बोलेगा भैया, x should not be equal to 1,
करेक्ट. x should not be equal to 1, or you can say x belongs to all the real values except 1. ठीक है. और ये जो नेक्स्ट वाली कंडीशन होगी इसमें सच दैट f of x should not be equal to 1, या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि f of x belongs to all the real values except 1. और दोनों बात तो वही है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है यहाँ पर ना, थोड़ा सा समझना आ जाएगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इतना, बट हाँ कंफ्यूजन जरूर कि भाई एफ एक्स 1 के बराबर नहीं होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए? देख यहाँ पे समझ में आ ही रहा होगा. तो आपको यहाँ पे एफ एक्स खुद ऐसा होना चाहिए सच दैट वो डोमेन ऑफ एफ बीच में रहे, मतलब ये नहीं रहे. तो अब एफ एक्स जो है आपके पास 1/1 माइनस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, नॉट इक्वल टू 1 माइनस एक्स, एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0. तो ये कंडीशन और ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले, मतलब ये बोलेगा ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0, और इन दोनों के बीच में मेरे को क्या है, बड़ा सा एंड लगा हुआ. ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर, तो ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई करने वाला और ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई करने वाला, दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करने वाले कौन सी एक्स की वैल्यूज होंगी? ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0 एंड 1. वही यहाँ पे आपने अपने लॉजिक से लिखा. तो कुछ इस तरीके से ये दो कंडीशन बना के आप हमेशा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की डोमेन में काम कर सकते. ठीक है. एक्स की वो वैल्यूज जो अंदर वाले फंक्शन की डोमेन में हो, फिर एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए अंदर वाला फंक्शन बाहर वाले फंक्शन के डोमेन में हो, बस. ठीक है. तो इसको नोट करो, 2 पॉइंट को. एक क्वेश्चन और करा दूंगा, हाँ नेक्स्ट पेज पे भी ले जाऊंगा. पहले इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट पेज पे बता दो, या पहले नेक्स्ट पेज पे नोट कर लो, वापस उस पे बता दो. तो ओवरऑल द कंटेंट इज रेंज अलग, अपना एक अलग पैटर्न हो गया. रेंज के लिए डेफिनेटली एक्सप्रेशन पे डिपेंड करके हमको काम करना पड़ेगा. रेंज भी एफ की रेंज में से ही पार्ट आएगा डेफिनेटली. फाइनल जो फंक्शन है यहाँ पे एफ है, जो फाइनल फंक्शन है वो एफ है, तो इसकी रेंज का ही सबसेट होगा. बट क्या सबसेट होगा ये क्वेश्चन पे, उसको इस तरीके से लिख नहीं पाएंगे, डोमेन को जरूर लिख पाएंगे. इसी का एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे, जैसे log ऑफ sin x का मैंने एग्जांपल लिया था, उसी का आप एक बार खुद से करके देखो. इस तरीके से आपको अपने आप आंसर आएगा. मैं भी बता दूंगा, पहले आप log ऑफ sin x. आई होप ये लिख लिया हो आपने, इसको लिख लो. तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन ये चीजें आती रहती. डोमेन पे पर्टिकुलरली काम करना है आपको. ठीक है. अब जैसे इसमें बात करेंगे, तो आएगा सबसे पहले x बिलोंग्स टू सच दैट डोमेन ऑफ साइन x. ये पहली कंडीशन आ जाएगी. दूसरी कंडीशन आ जाएगी x बिलोंग्स टू सच दैट साइन x शुड बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ log x. log वाले फंक्शन की डोमेन में होना चाहिए. तो ये पहला वाला तो आपको क्या बोलेगा, सारी वैल्यू ले लो, क्योंकि साइन एक्स की डोमेन सारी वैल्यू होती है, तो x बिलोंग्स टू आर ले लो. ये क्या बोलेगा कि साइन एक्स एक ऐसा ही चूज करना जिसके लिए साइन एक्स डोमेन ऑफ लॉग एक्स. अब डोमेन ऑफ लॉग एक्स की कितनी होती है? बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ लॉग एक्स. डोमेन ऑफ लॉग एक्स होती है 0 से इनफाइनाइट, इसी के बीच में आए. मतलब फाइनली आपके पास साइन एक्स कितना आ जाएगा कि साइन एक्स आपके पास 0 से लेके 1 तक आए. इनफाइनाइट तक तो जा ही नहीं सकता, 1 तक ही जा सकता है, 1 को भी इंक्लूड भी कर सकते हैं. अब साइन एक्स 0 से लेके 1 तक आएगा, तो एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक आएगा? 2n पाई से लेके 2n पाई प्लस पाई. मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और भाई साहब कौन सा क्वाड्रेंट?
दोनों में ओपन ब्रैकेट, जीरो इंक्लूड नहीं करना है तो। और आपको फाइनली क्या लेना था, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना था, जो कि आएगा यही नीचे वाला, क्योंकि ये तो x बिलोंग्स टू r है, तो आपके पास x बिलोंग्स टू 2n पाई। और ये आप नॉर्मल इस फंक्शन को देख के भी निकाल देते, वही निकालो। बट ये क्या होता है, ये प्रोसेस जब कंफ्यूज होती है, जब इस फॉर्मेट में दिया हुआ है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैंने इसका पहले वाले पेज में एफ ऑफ एक्स निकाला था ना, इसमें कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस है। यहाँ पे इस फंक्शन में ठीक है, ये मैनेजेबल है। अगर डोमेन में कंस्ट्रेंट दे दी तो फिर आपको इस मेथड से और ज्यादा क्लियरिटी दे। बढ़ जाऊं आगे। अब कंपोजिट फंक्शन में पीस वाइज फंक्शन अगर दो फंक्शन देके रखें तो वहां थोड़ा हमको कंफ्यूजन होता है। कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। एफ ऑफ एक्स जो है वो मान लो पीस वाइज फंक्शन है, एक्स प्लस वन है और एक्स स्क्वायर है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है और एक्स लेस देन जीरो। और एक जी ऑफ एक्स फंक्शन है, एक्स क्यूब है और टू एक्स माइनस वन। ये एक्स लेस देन जीरो के लिए है, एक्स लेस देन वन के लिए है, और ये एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू। अब यहाँ पे अगर आपको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना तो क्या आएगा, ये आपके लिए एक हो जाएगा चैलेंज। क्योंकि क्या है इसमें, आप जी एक्स इसको लोगे तो एफ इसको और इसको लेना पड़ेगा, फिर जी इसको लोगे फिर एफ इसको और इसको लेना पड़ेगा, मतलब कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे। तो आइडियली आपके पास, मुझे पता है कि आप अगर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखने जाओगे तो आप बोलोगे देखो सर यहाँ कार्यक्रम सिंपल है, आपने ये जी एक्स लिख दिया है इस एक्स की जगह, इस एक्स की जगह आप जी एक्स लिख दो सर, बिल्कुल सही है। तो मैं लिख दूंगा जी एक्स प्लस वन और जी एक्स का स्क्वायर। करेक्ट, इसमें किसी को डाउट? बट डेफिनेटली ये जो एक्स की जगह आप डाल रहे थे, यहाँ एक्स की जगह जी एक्स डाला है, तो यहाँ पे अब आपको क्या डालना पड़ेगा, जी एक्स इज लेस देन जीरो होना चाहिए और जी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये दो अलग अलग कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि एक्स की जगह जी एक्स लगा तो जी एक्स की कंडीशन। अब इसको वर्कआउट कैसे करना है, तो वर्कआउट ऐसे करना है कि भाई इसको दो पार्ट में फिर ब्रेक करो। जी एक्स भी खुद दो हो सकता है, ये भी तो दो हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है अंडर डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है कोई बात नहीं। तो अगर मैं जी एक्स एक्स क्यूब पुट करूंगा, अगर मैं जी एक्स एक्स क्यूब पुट करूंगा तो इसके साथ मेरी कंडीशन क्या आएगी, ध्यान देना। अगर मैं जी एक्स एक्स क्यूब पुट करूंगा तो मेरे साथ कंडीशन क्या आएगी, एक्स वन से छोटा होना चाहिए। जी एक्स को मैं एक्स क्यूब पुट कर रहा हूं तो एक्स वन से छोटा होना कंपलसरी है, और साथ में खुद जी एक्स जीरो से छोटा था, जब भी तो ये वाला यूज कर रहा हूँ प्लस वन वाला, तो जी एक्स खुद छोटा था और जी एक्स खुद यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब लेस देन वन आना चाहिए, जीरो आना। दो कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी। ये बात बहुत अच्छे से आपको समझना है, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ शुरू से, ठीक है, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन होता है। एक्चुअली बच्चे आते हैं डाउट्स में सबसे पहले यही पूछते हैं कि सर ये वाले क्वेश्चन कैसे करना। तो वही मैं क्लियरिटी स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। दो मेथड होती है इसकी, एक ग्राफिकल मेथड होती है और एक मैथमेटिकल मेथड होती है। मैथमेटिकल मेथड में कंफ्यूजन कम होता है, तो हम ये वाली मेथड यूज करते हैं। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है, तो सबसे पहले तो आपको पता है कि बाहर वाला जो मेरा फंक्शन है वो एफ, तो मेरे पास अंदर जो है एक्स की जगह जी एक्स पुट करना है, तो इस वाले फंक्शन के अंदर मैंने एक्स की जगह जी एक्स पुट कर दिया, मेरे पास ये दोनों मौजूद है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत है ना। अब कंडीशन मेरे पास एक्स में थी तो एक्स लेस देन जीरो था, तो ये था। तो अब यहाँ पे अगर मैं जी एक्स पुट कर रहा हूँ तो भाई साहब यहाँ पे भी मुझे जी एक्स पुट करना है, तो मैंने जी एक्स लेस देन जीरो। सिमिलरली यहाँ पे अगर जी एक्स पुट कर रहा हूँ तो यहाँ जी एक्स, ये आ गई।
अब जीएक्स क्या पुट करूं, मेरे पास जीएक्स के भी दो ऑप्शन बैठे हुए हैं कि ये लू कि ये लू। तो जब आप ये ले रहे हो तो मैंने एक्स क्यूब लिया। अब एक्स क्यूब लिया तो एक्स वन से छोटा होना चाहिए बिल्कुल। किसके अंदर पुट किया था, इसके अंदर पुट किया था एक्स क्यूब। तो भाई कंडीशन ये भी होनी चाहिए कि जीएक्स खुद जो है, जो एक्स क्यूब आप ले रहे हो वो लेस देन जीरो होना चाहिए। या फिर अगर आप ये वाली पुट करोगे कि मैं भाई जीएक्स की वैल्यू ये पुट करूंगा तो ये पुट कर दो, तो 2x माइनस वन पुट कर दो एक्स की जगह, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ये पुट कर दो। प्लस वन कर दो, प्लस वन को किस में पुट किए, पहले वाली में ही पुट किए, पहले वाली में। अब ये वाला जब मैंने पुट किया तो एक्स मेरे पास कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू वन होना चाहिए, क्योंकि ये वाला मैंने जी एक्स यूज किया। साथ में जी एक्स खुद जो है जीरो से छोटा होना चाहिए, जी एक्स खुद अब मैं 2x माइनस वन पुट कर रहा हूँ, 2x माइनस वन लेस देन जीरो होना चाहिए। ये दो कंडीशन आ गई ऊपर वाले के करस्पॉन्डिंग। अब नीचे वाले पे आता हूँ, जी एक्स का स्क्वायर, तो जी एक्स एक्स क्यूब है, तो या तो एक्स क्यूब का स्क्वायर पुट आएगा या फिर 2x माइनस वन का स्क्वायर पुट आएगा, इसी के करस्पॉन्डिंग जी एक्स की वैल्यू, है ना। ये कब आएगा, जब एक्स डेफिनेटली लेस देन वन होगा। ये कब आएगा, जब एक्स डेफिनेटली ग्रेटर देन, अगर जी एक्स ये यूज कर रहे हो तो ये कंडीशन लेनी पड़ेगी, जी एक्स ये यूज कर रहे हो तो ये कंडीशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद जी एक्स खुद भी जीरो से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ जी एक्स पुट कर रहा हूँ एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब जीरो से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे 2x माइनस वन पुट कर रहा हूँ, 2x माइनस वन जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो ये चार कंडीशन में आपको लिखना है। तो फंक्शन डेफिनेटली आपके पास यही चारों में से कोई आएगा जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, या तो ये आएगा या तो ये आएगा या तो ये आएगा या तो ये आएगा, बट एक्स की वैल्यूज पे डिपेंड करेगा कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, एक्स क्यूब प्लस वन आएगा, कब आएगा, किस एक्स की वैल्यू आएगी, तो एक्स की उन वैल्यूज पे आएगा, ध्यान देना, एक्स की उन वैल्यूज पे आएगा जो इसको भी सेटिस्फाई करेगी और इसको भी सेटिस्फाई करेगी और बीच में एंड है। तो बताओ तो दोनों को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, वो एक्स लेस देन वन बोल रहा है, वो एक्स क्यूब लेस देन जीरो बोल रहा है, तो लेस देन जीरो के लिए आ जाएगी। नहीं, दोनों को सेटिस्फाई करना है साइमल्टेनियसली दोस्त। वन से छोटा हो, जीरो से छोटा हो, तो जीरो से छोटा चलेगा ना, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो आएगा ना, ये दोनों की कॉमन वैल्यू, करेक्ट। अब जरा मुझे बताओ, अगर मैंने ये यहाँ पे 2x लिया, मतलब ये वाला पुट किया, तो टू वन से वन कैंसिल कर दिया ना, तो मेरे पास x की क्या वैल्यू आएगी, ये बोल रहा है वन से बड़ा हो और ये बोल रहा है वन बाई टू से छोटा, अरे पॉसिबल है क्या ये पॉसिबल है क्या, नो वैल्यूज, तो x बिलोंग्स टू फाइव। अरे x बिलोंग्स टू फाइव है तो इसको अलग हटाओ ना, इसको लिखना ही क्यों है। फिर आ जाता हूं मैं x की पावर सिक्स, इस पे तो इसके करस्पॉन्डिंग तो इसका बेचारे का हो गया गेम, इसके साथ हो गई ना इंसाफी, एक्स की वैल्यू ही नहीं मिली इसको कोई, कि किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन हुई हो गई नहीं है फंक्शन। एक्स क्यूब का स्क्वायर, एक्स लेस देन वन, एक्स क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कहां से कहां तक आ जाएगा, जीरो से बड़ा जीरो इंक्लूडेड, और वन से छोटा जीरो टू वन, जीरो इंक्लूडेड वन नॉट इंक्लूडेड, दोनों की जो कॉमन वैल्यू से वो उठा, लास्ट में आ जाएगा आपके पास 2x माइनस वन का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, एक्स वन से बड़ा और एक्स वन बाई टू से बड़ा, एक्स बिलोंग्स टू वन से बड़ा से इनफाइनाइट, दिस इज योर एफर्ट, दिस हाउ इट विल वर्क। आया क्या, भेजे में घुस गया। चलो बहुत सिंपल है, मैथमेटिकली चलते जाओ, एक क्वेश्चन और दूंगा आपको। फाइनल आंसर ये है बेटा, दिस इज अवर फाइनल आंसर जी। ये जो आंसर निकाले अपन ने, एक, दो, तीन और चार, इन चारों में एक्स की जो वैल्यूज यहाँ से एंड करके निकाली वो यहाँ लिख दी, यहाँ से जो एंड करके निकाली वो यहाँ, यहाँ तो आई नहीं, खैर इधर कोई एक्स की वैल्यू नहीं है, यहाँ से जो एंड करी वो यहाँ आ गई, और यहाँ से जो एंड करी यहाँ आ गई, कुछ इस तरीके से काम। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ उस पर,
एफ ऑफ एक्स is equal to x plus 1 or 2x plus 1 when x is less than equal to 1. When 1 and g of x is equal to x square and x plus 2 when minus 1 ये वाला क्वेश्चन करके दे, निकालो एफ ऑफ जी। तो यहां भी आप सिंपली प्रोसीड करोगे बेटा, पहला तरीका तो वही आ जाएगा, हमको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है। तो मैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स सबसे पहले लिख देता हूँ, जी ऑफ एक्स प्लस 1 ट्वाइस ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस 1, कुछ दिमाग मत लगाओ, जी एक्स को बोल दो भाई तू लेस देन इक्वल टू 1 रहे यहाँ पे, और वो यहाँ बोल दो कि तू 1 से लेके 2 के बीच में। फिर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स वापिस से लिखो। अब जी एक्स को भी रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे हम लोग। कैसे? जी एक्स की जगह आप एक्स स्क्वायर पुट कर रहे हो, जी एक्स की जगह आप एक्स प्लस 2 पुट कर रहे हो पहले वाले में, तो एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, और जी एक्स की जगह एक्स प्लस 2 पुट कर रहे हो तो एक्स प्लस 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। और जो ओरिजिनल है कि -1 एक्स 2 तक, और यहाँ पे 2 से लेके एक्स की वैल्यू 3। फिर आप सेकेंड वाला फंक्शन ये वाला उठा रहे हो तो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दो। अगर एक्स स्क्वायर जो है 1 से लेके 2 तक, या फिर आप लिख दो ट्वाइस ऑफ जी एक्स की जगह एक्स प्लस 2, जब एक्स प्लस 2 आपके पास 2 से छोटा 1 से बड़ा, और फिर एक्स की कंडीशन पहला वाला लिया था तो -1, यहाँ पे एंड। बस, तो फाइनल अब यहाँ पे आप इसके रिजल्ट से लिख दो कौन सी एक्स की वैल्यू है जो दोनों को डिसाइड कर रही है। तो आई थिंक एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 इज -1 to 1 आएगा,
और ये -1 to 1 तो यही आ जाएगा, मतलब x बिलोंग्स टू x² + 1। अगर x बिलोंग्स टू आएगा आपके पास, -1 भी दोनों में इंक्लूड हो रहा है टिल 1, 1 भी दोनों में इंक्लूड है ना, पहला वाला। दूसरा वाला फंक्शन आएगा ये वाला x + 3, तो x < -1, और यहाँ पे तो कोई कॉमन वैल्यू नहीं आएगी, तो इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं। ये x² 1 से लेके 2 के बीच में और x -1 से लेके 2 के बीच में, तो ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 2x² + 1 व्हेन x बिलोंग्स बिटवीन कहां से कहां तक, ये x² 1 से लेके 2, मतलब x इज 1 से लेके √2, ये भी 1 से लेके √2 तक आएगी, पॉजिटिव चाहिए तो 1 से लेके √2, तो x बिलोंग्स टू 1 से लेके √2, √2 इंक्लूडेड, 1 नॉट इंक्लूडेड, 1 नॉट इंक्लूडेड इसमें। और यहाँ पे अगर आप इसमें और इसमें बोलोगे तो 2 से लेके 3 के बीच का बोलेगा, कलर चेंज कर देता हूँ, ये बोलेगा 2 से लेके 3 के बीच, ये x क्यों लिखा हूँ, हाँ ठीक है। और ये बोलेगा मेरे को x आएगा -1 से लेके 0 के बीच में, नो वैल्यूज, तो बस यही फंक्शन आ जाएगा, दैट्स ऑल, खत्म। दैट इज योर फंक्शन, क्योंकि दो में तो कोई कॉमन वैल्यूज ही नहीं है, इसमें भी कोई कॉमन वैल्यू नहीं है, तो इन दो में जो आई x² + 1 और 2x² +1, ठीक है। तो ये मेथड तो सिंपल, एफ पहले x की जगह gx लिख दो, फिर gx में gx को लिख दो अपनी कंडीशन में, और दोनों कंडीशन का इंटरसेक्शन लिख लो, बेसिक लॉजिक है। इसको बहुत प्यारा तरीके से ग्राफिकल वे में बताता हूँ, लॉजिकल है, मोर कॉम्प्लिकेटेड है, बट आपको मिलेगा, तो इसलिए मैं बता देता हूँ, जस्ट एक इंटरप्रिटेशन भी ग्राफ का अपन को समझ में आएगा। आई जनरली यूज दिस मेथड ओनली, अगर निकालने की जरूरत पड़ रही है तो यही मेथड, यही क्वेश्चन उठाता हूँ। तो देखो, सबसे पहले अगर आपको f(g)(x) निकालना है, तो सबसे पहले f(x) का ग्राफ बनाओ, gx का ग्राफ बनाओ, gx का ग्राफ बना लो, f(x) का ग्राफ बनाओ, ग्राफिकल मैथड। gx बोल रहा है मुझे -1 से लेके, ग्राफ तो छोटा बनाना पड़ेगा यार, -1 से लेके 2 तक और 2 से लेके 3 तक अलग अलग फंक्शन आए, तो -1 पे मेरी वैल्यू होने वाली है 1, और 2 पे वैल्यू होने वाली है मेरे पास 4, तो ये ग्राफ x² का ये बना, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, पैराबोला कहां तक, 4 1 0। ये क्या हो गया, ये हो गया x², तो जैसे ही इसके बाद में पहुंचे मेरे पास x + 2 हो जाएगा, तो यहां से चालू होगी और एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ये मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन इस टाइप की बन गई, कहां तक जाएगी, 3 तक जाएगी। 3 पे आउटपुट कितना आता हुआ नजर आएगा भैया, जरा बताओ, gx का आउटपुट 3 पे कितना होगा, 5। अरे इसको अच्छे से बनाते हैं, ये 5, कुछ इस टाइप का gx का ग्राफ होगा, जिसमें ये जो है ये x + 2 होगा। पैराबोला बनेगा सबसे पहले तो बेटा, ये दिस इज अ पैराबोला जो बना दिया -1 से लेके 2 के बीच में, -1 से लेके 2 के बीच में पैराबोला बना दिया, x² बना दिया, राइट। -1 पे 1, पैराबोला कॉनकेव अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ओरिजिन वर्टेक्स होगा, और 1 पे इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी, सॉरी 2 पे इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी, यहाँ पे एक 1 और होगा, 1 पे भी 1 आएगी, ठीक है। 2 के बाद में आप देखोगे तो 2 के बाद में ये आ जाएगा, 2 से लेके 3 तक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन बना दो, 2,4 से पास होने वाली लाइन, और 3 पे 5 आएगी, ठीक है।
क्लियर है? एफ एक्स का जब मैं ग्राफ बनाऊंगा, एफ एक्स का जो ग्राफ बनेगा मेरे पास, वो 1 और 1 से लेकर 2 तक बनना है बस। 1 तक स्ट्रेट लाइन x+1 आने वाली, जो कि 1 पे 2 होने वाली, ये आने वाली, और 1 से लेकर 2 तक 2x+1 आने वाली, तो 2 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, ये वैल्यू 5 हो जाएगी, और यहाँ पे है ना स्लोप चेंज हो जाएगी, बढ़ा दी मैंने। तो ये जो है आपके पास x+1 हो जाएगा। कहां तक जाना है आपको? ठीक है, ये दोनों के ग्राफ बन गए। अब अपन बात करते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का। तो भाई सबसे पहले आप इसकी प्रोसेस समझना। प्रोसेस ये समझना कि एक्स आएगा इनपुट, वो जाएगा जी के लिए, फिर ये आएगा पूरा आउटपुट, और ये आउटपुट काम करेगा एफ के लिए इनपुट का। तो सबसे पहले तो मेरे पास जी में ही बात करनी, मेरे पास जी के लिए ही बात करनी। जब मैं -1 से 0 के बीच में जाता हूं, -1 से 0 के बीच में आता हूं, जब एक्स मेरे पास, ध्यान देना, एक्स मेरे पास -1 से लेकर 0 के बीच में जाता है, तो मेरे पास जी एक्स कहां से कहां तक जाता है, जरा बताओ तो, बताओ जरा। जी एक्स कहां से कहां तक आ रहा है? व्हेन आई एम मूविंग फ्रॉम एक्स फ्रॉम -1 टू 0, जी एक्स इज लाइंग बिटवीन 1 से 0 या 0 to 1, जो भी आप बोल दो, यही आएगा। और जब 0 से लेके 1 इसके लिए इनपुट आता है, ध्यान देना, 0 से लेके 1 इसके लिए इनपुट आता है, तो फंक्शन कौन सा यूज कर रहे हो आप? 0 से 1 के बीच में आप x+1 यूज कर रहे हो, हाँ कि ना? अगर आप एफ के लिए इनपुट 0 से लेके 1 तक यूज कर रहे हो, 0 से लेके 1 तक यूज कर रहे हो, तो आप x, तो अंडर दिस रेंज, अंडर दिस x, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या आना चाहिए? जी एक्स तो x² ही आएगा, और एफ एक्स कौन सा फंक्शन यूज कर रहा है? ये वाला यूज कर रहा है, सही बोल रहा है मैं? तो क्या x² + 1 आना चाहिए क्या? -1 से लेके 0 के, जी एक्स क्या आना चाहिए? जी x² जो कि 0 से लेके 1 के बीच में लाई। अब 0 से लेके 1 तक जब मैं एफ के लिए इनपुट डालूंगा, तो मेरे पास कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है? क्योंकि 1 तक मेरे पास ये यूज हो, तो x+1 एफ यूज हुआ, और जी x² यूज हुआ, x² + 1 आ गया, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, अंडर विच कंडीशन x बिलोंग्स टू 0 to 1। देखना और क्लियरिटी आएगी जब मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा। x बिलोंग्स टू 0 to 1 गया वापिस, ठीक है। 0 से लेके 1 तक जी एक्स जो है वो x², और है कहां से कहां तक, जरा बताओ तो। जब आप इस रेंज में वेरी करवाओगे एक्स को 0 से लेके 1 तक, तो जी एक्स कहां से कहां तक वेरी करेगा? 0 से लेके 1 तक यूज करेगा, तो जी एक्स कहां से कहां तक जा रहा है? वापिस 0 to 1। और वापिस अगर 0 से 1 के बीच में ही आप एफ के लिए इनपुट यूज कर रहे हो, तो फंक्शन वापिस यही यूज होगा, मतलब वापिस x² + 1 बनेगा। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स वापिस x² + 1 बनेगा अंडर दिस एक्स। आ रहा है समझ में? एक बार और रिपीट कर रहा हूं। मेरे पास मैंने एक्स लिया 0 से लेके 1 के बीच की बात है ना। डोमेन मेरे पास -1 से 3 के बाहर तो जा ही नहीं सकती है बेटा, है ना, क्योंकि इसकी डोमेन में तो आना ही चाहिए। तो 0 से लेके 1 के बीच में मैंने एफ जी एक्स को लिया, तो जी एक्स ने आउटपुट दिया x² ने आउटपुट दिया 0 से लेके 1। और जब एफ के लिए मैंने इनपुट डाला 0 से लेके 1 के बीच में, तो मेरे पास कौन सा फंक्शन यूज करना है? मुझे x+1 यूज करना है। तो ठीक है भाई, x+1, अब x की जगह आपको जी एक्स यूज करना है, तो जी एक्स यूज करना है, तो जी एक्स में मेरे पास x² यूज हो रहा है, तो मैंने x² + 1 यूज कर लिया। तो भाई ये ठीक। अब मैं बढ़ता हूँ आगे, अब मैं यूज करता हूँ x 1 से लेके 2 तक। 1 से लेके 2 तक जी एक्स कितना आ रहा है? बताओ जरा, 1 से लेके 2 तक जी एक्स कितना आ रहा है? x² ही। और जी एक्स कहां से कहां तक आ रहा है? जी एक्स कहां से कहां तक आ रहा है? 1 to 4 आ रहा है, 1 to 4 आ रहा है, ये सुनो।
1 to 4 आ रहा है, तो 1 से लेके 4 के बीच में, अगर आप 1 से लेके 4 के बीच में इनपुट डालोगे तो क्या 1 से लेके 4 तक डाल सकते हो क्या? जरा बताओ। मैं एफ के लिए इनपुट क्या 1 से लेके 4 तक डाल सकते हो आप? नहीं डाल सकते हो। क्यों नहीं डाल सकते हो? क्योंकि 2 पे रुकना है। तो ठीक है भाई, मैं 1 से लेके 2 तक ही लूंगा। किसको लूंगा? जी एक्स को लूंगा। क्या लूंगा? एक्स स्क्वायर लूंगा। ये किसकी वैल्यू है? ये जी एक्स की वैल्यू। अरे जी एक्स की इन वैल्यू के लिए एक्स कहां से कहां तक होगा? अरे जी एक्स अगर 1 से लेके 2 के बीच में आ रहा है तो जी एक्स मेरे पास एक्स स्क्वायर है, तो एक्स कहां से कहां तक आएगा? पॉजिटिव वैल्यू ही बात कर रहे हैं अपन अभी, तो 1 से लेके √2 तक। करेक्ट। और 1 से लेके 2 तक अगर मैं जी एक्स की बात कर रहा हूं, तो 1 से लेके 2 तक जो एफ एक्स के लिए इनपुट है, उसमें मेरे पास फंक्शन कौन सा यूज हो रहा है? 2x+1। तो मेरे पास क्या आना चाहिए यहाँ? 2 of x+1 और x की जगह एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1 से लेके √2। तो 1 से लेके √2 तक की x की वैल्यू, या मतलब 1 से लेके 2 के बीच में हमको दूसरी वैल्यू के लिए डिफाइन ही नहीं होगा, बस 1 से लेके √2 के लिए डिफाइन होगा, जो कि ये होगा। ठीक है, तो ये भी रेंज खत्म हो गई। अब मैं आता हूँ 2 से 3 के बीच। 2 से 3 के बीच में मेरे पास जो जी एक्स का आउटपुट है, वो मेरे पास 4 से लेके 5 तक आ रहा है, और 4 से लेके 5 तक का यहाँ पे इनपुट है ही नहीं, तो सवाल ही नहीं उठता। तो आपका फंक्शन कितना आ जाएगा? तो यहाँ भी x² + 1, यहाँ भी x² + 1, तो लिख देता हूँ x² + 1। भाई साहब एक्स यहाँ 0 से लेके 1 तक, और यहाँ पे जीरो, एक्स यहाँ -1 से लेके 0 तक, यहाँ 0 से लेके 1 तक, तो -1 से लेके 1 तक इंक्लूड कर दो, -1 को इंक्लूड कर दो। 1 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना, थोड़ा सा अपन को सोचना पड़ेगा, क्योंकि जी एक्स मेरे पास क्या है 1 पे? जी एक्स तो मेरे पास एक्स स्क्वायर है, और 1 पे मेरे पास x+1 फंक्शन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, हाँ इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो 1 को भी इंक्लूड कर दो। और बाकी ये 2x² + 1 आ जाएगा, 1 से लेके √2 तक। √2 दोनों में इंक्लूडेड है, तो इंक्लूड भी कर दो। यही हमारे पास शायद पीछे भी आया होगा। यस, यही हमारे पास आंसर पीछे भी, ग्राफिकल वे है, ग्राफिकल एनालिसिस है। मैं खुद प्रीफर नहीं करता इससे सॉल्व करूं, क्योंकि देख रहे हो आप कंफ्यूजन कहीं भी हो सकता है। इससे बेटर है वो मैथमेटिकल वे में बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, लिखते जाना और आंसर आ जाए। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि दोनों की रेंज और डोमेन पे बहुत काम करना है, बहुत काम करना है। तो जनरली क्या होता है, कभी कभी क्लासेस में क्या होता है ना, टीचर यही मेथड बताती है, वो वाली मेथड पे बात ही नहीं होती, बच्चों को बहुत कंफ्यूज, भर के कंफ्यूजन आता है इस पार्ट में हमेशा। बट इसीलिए मैंने आपको दोनों बता दी कि भाई ये दोनों ले लो। और दूसरी तो मैं बताता भी नहीं ये वाली, ये सिर्फ बताई कि एनालिसिस आप देखो, एक फंक्शन का इनपुट दूसरे फंक्शन का आउटपुट, कैसे उसको ग्राफिकली अपन एनालिसिस कर रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया कि ठीक है इसमें हेल्पफुल नहीं है, बट ओवरऑल फंक्शन को सोचने समझने में तो हेल्पफुल है। चलो बढ़ जाऊं आगे। चलो अब कुछ कंडीशंस लिखता हूँ, थोड़ी अच्छी बातें कर लेते हैं, थोड़ी लॉजिकल बातें कर लेते हैं। अरे यार ये क्या होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की बातें करना है आपको। किसकी बातें करना? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ मेरे पास है A to B, जी मेरे पास है B to C, एफ इज 1 1।
दिस इज ऑल्सो 1 1। तो इसको थोड़ा इस टाइप से बना दो कि एफ जो है 1 1 है, जी जो है 1 1 है, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा? 1 1 होगा या नहीं होगा? इसको पूरे पूरा कर देता हूं मैं, अभी इसकी जरूरत नहीं। बिल्कुल 1 1 होगा, इसमें तो कोई डाउट ही मत रखो। समझ में भी आ रहा है आप? मतलब कुछ इस तरीके का सीन आ गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 10 11 12 13 14 15। अब आप देखोगे तो ये दे रहा है, मान लो ये सपोज ये दे रहा है, ये सपोज ये दे रहा है, और ये सपोज ये दे रहा है, और यहाँ पे सपोज ये दे रहा है, ये दे रहा है, 1 1 ये सब। तो डेफिनेटली जब आप 1 इनपुट डालोगे तो आउटपुट आपको 10 मिल जाएगा, 2 इनपुट डालोगे 11 मिल जाएगा, 3 इनपुट डालोगे 12 मिल जाएगा, 4 इनपुट डालोगे 13 मिल जाएगा। तो 1 1 ही बनना है। आउटपुट आपको ये कभी नहीं मिलेगा 14, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट नहीं मिल रहा है 9, है ना? तो ये 1 1 आ जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल बता दिया, कंफ्यूजन भी नहीं होता इसमें। अब अगर मान लो ये ऑन टू है और ये भी ऑन टू है, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा? ऑन टू का मतलब तो आपको पता ही है, 1 2 3 11 और 12 और 13, यहाँ पे 4 भी ले लेता हूँ, यहाँ पे सपोज 6 और 7 ले लेता हूँ। तो अब ऑन टू का मतलब आपको पता है कि इसने ये दिया, मान लो सपोज इसने ये दिया, इसने भी ये दिया, इसने भी ये दिया, ये ऑन टू हो जाएगा। एक भी खाली नहीं है ना, इसमें एक भी खाली नहीं, तो यहाँ भी ये भी एक भी खाली नहीं है। तो फंक्शन डेफिनेटली कहीं भी कोई खाली नहीं है, तो इसको ऑन टू तो होना कंपलसरी हो जाएगा। आया क्या समझ में? तो अगर दोनों ऑन टू है तो फंक्शन ऑन टू, दोनों 1 1 है तो दोनों 1 1, मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी 1 1। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वो ये है कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 1 1। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या है? 1 1। तो मेरे पास एफ एक्स एंड जी एक्स में कौन सा 1 1 होगा और कौन सा 1 1 नहीं होगा, या कंपलसरी है कि दोनों को 1 1 होना पड़ेगा, या हो सकता है कि दोनों 1 1 ना हो तो भी चल जाएगा? मतलब क्या कॉम्बिनेशन ऐसा होगा जिसके लिए जी ऑफ एफ ऑफ एक्स 1 1 आए? तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है कि दोनों अगर इंडिविजुअल 1 1 है तो ये तो 1 1 आना है, तो ये 1 1 है, तो ये 1 1 और ये दोनों 1 1 का काम तो चली जाएगा। मतलब अगर ये 1 1 है और ये भी 1 1 है, तो ये केस तो चलना ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये ऑलरेडी अपन कर सकते। बट क्या इसके अलावा कोई मेनी वन 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 मेनी वन का कॉम्बिनेशन भी बैठ जाएगा? बोथ हैव टू बी 1 1, इज इट नेसेसरी? बोथ ओनली बोथ शुड बी नेसेसरली 1 1, इज इट नेसेसरली? इस पे बात करना है। क्वेश्चन आ गया समझ में? क्या रिजल्ट इज 1 1, रिजल्ट इज 1 1, g of f of x is 1 1, is it necessary that both should be 1 1? If both are 1 1, then it must be 1 1, definitely no issues.
ये क्या हो गया मेरे साथ? अरे ये क्या हो गया? क्या बन गया? 1 के लिए 5, 2 के लिए 6। इज इट 1 1 और नॉट? इज इट 1 1 और नॉट? इज g of f of x is 1 1 or not? राइट? तो अगर भाई साहब ये 1 1 होगा और ये मेनी वन होगा तो भी काम हो सकता है। इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल कि सेकेंड वाला मेनी वन हो और पहले वाला वन। हमेशा नहीं पॉसिबल, बट दैट केस इज पॉसिबल अंडर दिस कंडीशन। और अगर पहले वाला मेनी वन और दूसरे वाला 1 1, तो अब आप मुझे बताओ कि क्या ये वाला केस पॉसिबल है कि ये मेनी वन हो और ये 1 1 हो? क्या ये मेनी वन हो और ये मेनी वन हो? तो ये कॉस पॉसिबल है, ये तो बिल्कुल होगा, ये भी होगा, ये दोनों पॉसिबल नहीं हो पाते बेटा। तो इसके अंदर जो कंडीशन आती है ना कि अगर ये 1 1 है, फाइनल कंडीशन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, थर्ड इज नॉट पॉसिबल, फोर्थ इज एज वेल नहीं पता। तो एफ ऑफ एक्स मस्ट बी इवन, जी ऑफ एक्स में और मे नॉट बी वन, में और मे नॉट बी वन। पॉसिबिलिटी है, हमेशा ऐसा होगा जरूरी नहीं। हमेशा अगर ये 1 1 है और ये मेनी वन है तो हमेशा ये 1 1 होगा, ये जरूरी नहीं है। ये ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है। तो 1 1 और मेनी वन का कॉम्बिनेशन हमेशा टू, हमेशा 1 1 बना दे, ये जरूरी नहीं है, बट पॉसिबिलिटी बनती है। तो कभी किसी ने क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि भाई जी ऑफ एफ ऑफ एक्स 1 1 है, तो बताओ इसमें से कौन, मतलब चार ऑप्शन दे देगा, चार ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। एफ एक्स मस्ट बी 1 1, जी एक्स मस्ट बी 1 1, जी एक्स कैन बी मेनी वन, एफ एक्स 1 1, जी एक्स मस्ट बी मेनी वन, ऐसे कुछ भी कॉम्बिनेशन देता रहेगा। तो आपको एफ एक्स को तो कंपलसरी 1 1 करना पड़ेगा। और जी जो है मेरे पास, वो हो सकता है 1 1 हो या हो सकता है मेनी वन हो, बट जरूरी नहीं है कि मेनी वन अगर होगा तो फंक्शन 1 1 हो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इट इज नॉट कंपल्सरी। ठीक है, तो ये एक, और ये एक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज हो गई बेटा। ये तो हमेशा होना है, ऑन टू भी हो, ये तो हमेशा ऑलवेज ट्रू है। तो इसको तो आप एकदम नोट डाउन कर लो अच्छे से। इसको अच्छे से नोट कर लो। और ये नीचे वाला है कि अगर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर 1 1 गिवन है आप, तो फिर कंडीशन क्या बनेगी? तो कंडीशन ये बनेगी कि एफ एक्स मस्ट बी 1 1, जी एक्स में और मैं नॉट बी 1। ठीक है, नेक्स्ट इज, दिस इज क्वेश्चन मान लो या प्रॉपर्टी मान लो, है ना, उसको मैंने क्वेश्चन करके लिखा हुआ, कुछ नहीं। ऑन टू है भाई साहब, ऑन टू है तो कंडीशन बताओ क्या होगा। एक सेकेंड। तो इसमें से जी और एफ को 1 1 ऑन टू होना जरूरी है क्या है? कोई कंपल्शन है किसी को ऑन टू होना जरूरी है, किसी को इन टू भी चलेगा, क्या चलेगा, क्या कंडीशन है? बना के आप इमेजिन कर सकते हो। ये फंक्शन एफ हो गया, ये फंक्शन जी हो गया। देखो एक तो पक्का हो गया कि यहाँ पे अगर 1 2 3 आउटपुट है, ये
कंपलसरी आपको पूरे तो फिल होने ही चाहिए। इनमें से कोई बचना चाहिए क्या, मेरे को ये बताओ। अगर ये पूरे ये वाले फंक्शन को मुझे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को मेरे को अगर ऑन टू बनाना है, अगर ये ऑन टू फंक्शन है कंपलसरी, तो मुझे जरा ये बताओ इसमें कोई बचना चाहिए क्या। मतलब जी एक्स को जब आप डिफाइन करोगे, जब कुछ बचना चाहिए क्या, बचना नहीं चाहिए। अदरवाइज इसके अंदर इसको ऑन टू बना ही नहीं पाओगे आप। आ रहा है क्या समझ में। ठीक है, तो भाई जी को तो ऑन टू होना ही पड़ेगा, तो जी मस्ट बी ऑन टू। इसको समझना थोड़ा आसान है, मस्ट बी ऑन। और यहाँ पे ये जरूर हो सकता है कि ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है और ये 14 है, और ये यहाँ पे सपोज 21 है, ये 22 है, ये 23 है, ये 24 है, ये 25। तो यहाँ पे ये जरूर हो सकता है, ये है ना। और यहाँ पे आप ये बना दो, इसने भी ये दिया, इसने भी ये दिया, इसने भी ये दिया, बस खत्म। और इसने भी यही दे दिया, यही दे दिया। तो इसका कोई कंपल्शन नहीं है कि ये ऑन टू, यहाँ पे ये कंपल्शन नहीं है। एफ कैन बी ऑन टू, कैन बी इन टू। जैसे मैंने आपको इनटू का केस लिया, ऑन टू में तो कोई दिक्कत ही नहीं, ऑन टू में तो बना ही सकते हो आप हमेशा। बट ये केस ऐसा दिया है कि ये जो एफ है मेरे पास, ये ऑन टू नहीं हुआ है। इसमें 24 और 25 इज नॉट इन द रेंज ऑफ फंक्शन एफ, बट जी मस्ट बी ऑन टू। और अभी आप देखो, 11 के लिए आप इनपुट डालोगे तो 1 आउटपुट मिल जाएगा, 12 के लिए डालोगे तो 2 मिल जाएगा, 13 के लिए डालोगे तो 3 मिल जाएगा, और 14 के लिए भी डालोगे तो 3 मिल जाएगा। तो ऑन टू तो हो ही गया, तो जी मस्ट बी ऑन टू। एफ मे और मे नॉट बी ऑन। ठीक है, तो यहाँ से अपन ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर एक 1 1 ऑन टू फंक्शन, अगर 1 1 ऑन टू फंक्शन मतलब बाइजेक्टिव, एफ मस्ट बी 1 1, जो पिछली वाली स्लाइड का रिजल्ट था, एंड जी मस्ट बी ऑन टू। ये कंपल्शन, अगर एक बाइजेक्टिव फंक्शन है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो अंदर वाले को देखो, 1 1 बनाने के लिए आपको अंदर वाले को 1 1 होना कंपलसरी, और ऑन टू बनाने को बाहर वाले को ऑन टू होना कंपलसरी। तो कंपल्शन डाल दिया, बचे हुए ठीक है, बचे हुए कॉम्बिनेशन कुछ भी बैठ सकते। कंपोजिट फंक्शन के पीरियड की तो बात हमने कर ही ली थी, खैर।
एक और मैं बात करूंगा आपसे। तो थोड़ा सा लॉजिकल है समझना, बट ये आप समझ रहे हो, ये जेई एडवांस में ये चीजें मायने रख जाती हैं जो अपन पढ़ रहे हैं अभी। चीजें आपके दिमाग में सेट भी होनी चाहिए, है ना? बाइजेक्टिव की कंडीशन, अंदर वाला फंक्शन वन वन, बाहर वाला कंडीशन फंक्शन ऑन। अब अगर फंक्शन एफ एक्स है और जी ऑफ एक्स, एफ एक्स है और जी ऑफ एक्स, और मैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल रहा हूँ सब, ठीक है? अगर ये इवन है, ये दोनों इवन है, ये दोनों, ये इवन है, ये ऑड है, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, ये ऑड है, तो मुझे जरा रिजल्ट बताओ, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कब इवन होगा, कब ऑड होगा, या दोनों में से कुछ भी नहीं होगा? ये टेबल कंप्लीट कर लो। इवन ऑड का फंडा तो आपको पता ही है। अगर दोनों इवन है, लास्ट पेज, हाँ बिल्कुल। इसके पहले का ये है? इसको निकालना आसान, जैसे आप एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की इस केस में निकालो। इस केस के लिए मैं निकालता हूं, क्या निकालोगे? एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स निकालो, तो कितना हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ माइनस? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा। क्यों? बिकॉज जी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, तो दैट्स वाई यहाँ पे इवन आना कंपल्सन। एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स, यही तो कंडीशन थी इवन फंक्शन की। एक में ये वाला केस ले लेता हूँ। कौन सा? ये वाला, ऑड और इवन वाला। तो जी ऑफ माइनस एक्स निकालने बैठ रहा हूँ, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ही आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि जी एक्स तो इवन फंक्शन है। जी ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स, कंडीशन है ये। तो भाई ये दोनों बराबर आ गए, तो यहाँ पे भी मैं इवन ही डाल दूं। अगर एक ऑड एक इवन है तो भी इवन ही आएगा, और अगर दोनों ऑड है, ये वाले कंडीशन, एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स अगर मैं निकालूंगा, तो ये बोलेगा मैं बराबर हो जाऊंगा एफ ऑफ माइनस ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स, नहीं सॉरी, जी ऑफ एक्स का, राइट? क्योंकि जी ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, तो माइनस बाहर फेंक देगा। फिर ये भी एक बाहर माइनस बाहर फेंक देगा, क्योंकि ये भी तो खुद इवन फंक्शन, सॉरी ऑड फंक्शन, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी। तो ये कि ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हो गए, तो मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? एक ऑड फंक्शन होगा। तो दोनों ऑड हैं तो ही ऑड होगा, दोनों में से एक भी इवन है तो ओवरऑल एफ ऑफ जी ऑफ कंपोजिट फंक्शन इवन ही आने वाला। तो दोनों ऑड हैं तो ही ऑड आएगा। अगर दोनों में से एक भी इवन है तो इवन आएगा, दोनों में से कोई इवन ऑड नहीं है तो फिर बातें ही नहीं करेंगे इवन और ऑड की। मतलब ना तो इवन होगा ना ऑड। दोनों के कॉम्बिनेशन चार पॉसिबल है, इवन इवन, इवन ऑड, ऑड ऑड इवन एंड ऑड और ऑड। एक कॉम्बिनेशन में ऑड आएगा, ऑड और ऑड के कॉम्बिनेशन में ऑड आएगा। रीजन मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है आपको। छोटी छोटी सी चीजें, कॉम्बिनेशन है, इवन ऑड फंक्शन हमको पता है, कंपोजिट फंक्शन का इवन ऑड कब होगा ये हमको पता कर।
कंपोजिट फंक्शन की एक शीट चली गई है बेटा। अरे यार गलत शीट चली गई, एक सेकेंड। कंपोजिट फंक्शन की शीट, चली गई है। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी सारी चीजों की। राइट, जितना भी अपन ने किया उतना ही है। मजे आएंगे सॉल्व करने में, फंक्शन के बारे में जानोगे आप। इवन एंड ऑड फंक्शन, ठीक है। आपको एक और एक्स्ट्रा शीट दे रहा हूं। आपको मैंने डेफिनेशन ऑफ फंक्शन की नहीं दी है, बेसिक वो भी प्रैक्टिस करो। मैंने आपको टाइप ऑफ फंक्शन की भी नहीं दी है, वो मैं बाद में दूंगा। अभी के लिए ये दो शीट दे रहा हूँ। सॉल्यूशन है, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन तो बहुत सिंपल है, वो तो आप कर लोगे। उसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। आपने अगर ये शीट सारी कर ली ना, तो आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे बेटा बहुत अच्छे से। मॉड्यूल आप स्टार्ट कर सकते हो, बट अभी शीट इतनी अवेलेबल होगी कि मॉड्यूल के लिए टाइम नहीं मिलेगा। बट मॉड्यूल, हाँ, मैं बोलने वाला हूँ बस, अब आपको सॉल्व कर थोड़े टाइम में। क्वेश्चन कुछ इस टाइप के आते हैं बेटा, एक पर्टिकुलर पैटर्न ये आता है। अगर फंक्शन मेरे पास ये है, तो मुझे एक्स कॉमा वाई निकालना, ये निकालना। क्या दे के रखा हुआ है, ध्यान देना है यहाँ पे कि इसी टाइप का जनरल क्वेश्चन है, कोई किसी 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 पर्टिकुलर लॉजिक से, कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड नहीं है। कंपोजिट फंक्शन खत्म हो गया। जस्ट एक क्वेश्चन है, आपको इस टाइप के बुकलेट में भी मिलेगा। ये शायद बुकलेट का ही है। तो एफ ऑफ, यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये, ओवरऑल ये रिजल्ट है आपके। आपको एक्स कॉमा वाई डालना है इस वेरिएबल। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्स प्लस ए वाई को डाल देता हूँ, एम, कैपिटल एम। अरे यहाँ पे मैंने शायद ये गलत लिखा, एक्स माइनस ए वाई होना चाहिए। और मैं डाल देता हूं एक्स माइनस ऑफ ए वाई को कैपिटल एम। चलेगा? तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, एम कॉमा एन बन जाएगा। ये किसके लिए बराबर होगा? अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो 2x इक्वल टू कितना आएगा, एम प्लस एन आएगा। x इक्वल टू कितना आएगा, एम प्लस एन बाई टू आएगा। और दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे आपस में, तो 2ay इक्वल टू कितना आएगा, m माइनस एन आएगा। ए वाई, सॉरी, y कितना आएगा, m माइनस एन बाई टू ए आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, दिस मस्ट बी इक्वल टू ए टाइम्स, एक्स की जगह क्या पुट कर दूं, एक्स की जगह एम प्लस एन बाई टू पुट कर दूं, और वाई की जगह क्या पुट करूं, वाई की जगह एम माइनस एन बाय टू ए पुट कर दूं। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बाय फोर, करेक्ट। ए तो कैंसिल ही हो जाएगा भाई। तो अगर ये वाला फंक्शन किसी ने आपसे पूछा है कि एफ एक्स कोमा वाई क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय फोर।
दैट इज योर आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे डेफिनेशन ऑफ फंक्शन वाली बुक। बुकलेट मतलब सॉरी बुकलेट शीट में यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस राइट नाउ, तो आई वुड से कि पहले शीट सॉल्व कर लो, देन इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। कंप्लीट करो ये दोनों शीट, आपके पास अच्छा खासा वर्क है करने के लिए। ठीक है, हमको आपकी ऑफलाइन क्लासेस चालू हो उसके पहले ये सारी चीजें कंप्लीट भी करनी पड़ेगी, बुकलेट, डिस्कशंस, शीट्स, पूरा चैप्टर। फंक्शन अभी बाकी है, फंक्शन अभी बाकी है बेटा, बहुत बाकी है। अभी तो इनवर्स फंक्शन, इनवर्स वाले मैंने बस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा बताया है। इनवर्स फंक्शन है, उनकी प्रॉपर्टी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जेई एडवांस का फेवरेट है, तो वो भी है। उसके बाद फंक्शनल इक्वेशन बाकी है और अच्छे क्वेश्चंस बाकी हैं, बिल्कुल बाकी है अभी तो फंक्शंस। बट नो यू आर इन द कंडीशन के यू आर सॉर्ट ऑफ, यू अंडरस्टैंड द फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, यू अंडरस्टैंड द ग्राफ, यू अंडरस्टैंड the shifting of curves, then analysis of it, डोमेन रेंज की बातें, सारी फंक्शन का मिक्सअप। तो ये अच्छा मतलब कंबाइंड है, ये सब सारी चीज कंबाइन कर रहा फंक्शन। एक अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, रिलेटिवली कभी इजी लगेगा कभी टफ लगेगा, बट सॉर्ट ऑफ अगर कॉन्सेप्चुअली अच्छे हो तो इजी लगेगा, मजा आएगा सॉल्व करने में, इंटरेस्ट आएगा सॉल्व करने में कंपेरिजन टू अदर टॉपिक। ग्राफ वगैरह इन्वॉल्व हो रहा है तो चीजें अच्छी हैं और बेसिक है पूरे मैथ्स का। एक्चुअली सारी चीजें यहीं से गवर्न होती है। ट्रिग्नोमेट्री इटसेल्फ इज अ फंक्शन, क्वाड्रेटिक इटसेल्फ इज अ फंक्शन। तो जो चैप्टर पहले पढ़े हैं वो फंक्शन ही पढ़ रहे थे मान लो, आगे भी जो पढ़ोगे ये लिमिट निकालोगे, डिफरेंशिएट करोगे, इंटीग्रेट करोगे, कहीं ना कहीं सब चीजें इनसे ही इंस्पायर्ड होंगी। चलो देन, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन। बंद करूंगा आज, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो।